हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे चरक चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और काय चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है 5 to 10 मार्क्स में रहने वाला है और मोस्टली इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आराम से बन जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज्वर के बारे में, तो जो नोट्स रहेंगे वो सारे नोट्स मैं आपको यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमारा पॉइंट मिस हो जाए, और जो इसका पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वर के पर्याय के बारे में। तो ज्वर के पर्याय कौन कौन से गए हैं? ज्वर कहा गया है, विकार कहा गया है, रोग कहा गया है, व्याधि कहा गया है और आतंक के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, ये इसके पर्याय हो गए। मतलब हम ज्वर को विकार भी जानते हैं, रोग भी जानते हैं, व्याधि के भी जानते हैं और आतंक के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं ज्वर की प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब क्या होगा? नेचर। तो ज्वर का नेचर क्या होगा? आपकी प्रकृति क्या है? आपकी प्रकृति आपका जो है दोष के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी तरह जो ज्वर की प्रकृति होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन से दोष का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या कहा गया? तस्य प्रकृतिर उद्दिष्टा दोष शरीर मनसा। या तो शारीरिक दोष होंगे या फिर हमारे क्या होगा? मानसिक दोष। अगर ज्वर होगा तो या तो शारीरिक होगा या मानसिक होगा। तो ज्वर की प्रकृति क्या है? शारीरिक और मानसिक दोष के अकॉर्डिंग होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्वर की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब क्या है कि ज्वर एक्चुअल में उत्पन्न कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं ज्वर का मेन कॉज क्या है। तो यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं ज्वर के, और पहला कारण क्या है और दूसरा कारण क्या है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या होता है कि मिथ्या आहार विहार का आपने सेवन किया तो क्या होगा? वो आपका ज्वर की उत्पत्ति कराएगा। और दूसरा जो कारण बताया गया वो क्या कहा गया कि रुद्र के कोप से क्या हुआ है? ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रवृत्ति के बारे में। अगर हम बात करते हैं ज्वर का प्रभाव, प्रभाव मतलब क्या होता है कि असर क्या होता है ज्वर का। तो ज्वर का असर क्या होगा हमारे शरीर पे? संताप से आरुचि तृष्णा सा अंग मर्दो छर्दी व्यथा ज्वर प्रभाव। तो ज्वर के क्या प्रभाव बताया गया? संताप, ताप उत्पन्न करता है, अरुचि उत्पन्न करता है, तृष्णा उत्पन्न करता है, अंग मर्द उत्पन्न करता है, हृदय में व्यथा, ये सारे लक्षण मिलते हैं। जन्मादो निगते च महततः। तो क्या होता है? जन्म के स्टार्टिंग में भी और अंत में भी क्या होता है? ज्वर का देखने को मिलता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ज्वर के पूर्व रूप। तो ज्वर के पूर्व रूप का श्लोक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है? आलस्य नंस रांसरे जम्रम गौरवम कलम ज्वलन आतप वायु अम्बु भक्ति द्वेष अविनिश्यते आविपाक आस्य वरस्य हानिश्य बलवर्ण्यो शील विकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम गर्जम। तो ये क्या कहे गए हैं? ज्वर के कौन कौन से लक्षण कहे गए हैं? आलस्य, आलस्य का मतलब क्या है? आलस आना। ठीक है, नैन निसरान से मतलब जो आंख है उनसे जल का श्रवण होना, जृंभाई होना, गौरवम कलम गुरुता होना, कलम की उत्पत्ति होना, ज्वलन आतप वायु अम्बु भक्ति द्वेष अविनिश्चित। मतलब क्या होगा? ज्वल किससे? हमें अगर बात करते हैं आग से, धूप से, वायु से, अम्बी, इन सब की कभी कभी इच्छा होती है उस पेशेंट को, कभी क्या होगा? क्या होगा? इससे द्वेष होगा, मतलब दूर भागेगा। ठीक है, अविपाक रहेगा। ठीक है, अविपाक आस्य वैरस्य, तो अविपाक रहेगा, आस्य वैरस्य रहेगा। हानिश्य बल वर्ण, तो बल और वर्ण का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और साथ में क्या? शील विकृतम अल्पम, मतलब जो उसका नेचर होगा, जो उसका स्वभाव होगा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ज्वर लक्षणम गर्जम, तो ये हमारे पूर्व रूप यहाँ पे ज्वर के बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वर का अधिष्ठान। तो ज्वर का अधिष्ठान क्या है? मतलब ज्वर कहाँ पे आश्रित रहता है? तो क्या कहा गया? केवल समंसकम शरीरम। तो क्या कहा गया? शरीर। और क्या कहा गया? मन। तो मन को कहा गया ज्वर का अधिष्ठान, और किसको कहा गया? शरीर में। तो ज्वर या तो शरीर में रहेगा और क्या रहेगा? मन। तो मन से ही संपूर्ण शरीर, तो मन में पूरा शरीर आ गया यहाँ पे, सॉरी शरीर है ना, तो मन में रहेगा और संपूर्ण शरीर में ज्वर का अधिष्ठान बताया गया। ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण मतलब आप यहाँ कह सकते हो कि पिन पॉइंट डायग्नोसिस जो है, अगर आप कहोगे कि इसको ज्वर है, ज्वर हो रहा है, कैसे पता लगाओगे? कभी कभी कहता है पेशेंट कि मुझे ज्वर हो रहा है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाते। लेकिन एक पेशेंट आया, आपने उसको फील पल्पेट किया तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कि उसको ज्वर है। तो मतलब क्या है कि उसका ज्वर का पता क्या पता लगा कि उसको ताप मिलेगा उसकी बॉडी में। तो ज्वर प्रति आत्मलिंगम संतापो देह मनसा, तो क्या होगा? देह में और मन में क्या रहेगा? संताप रहेगा, यानी कि ताप देखने को मिलेगा। उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो रेज देखने को मिलेगा। आप क्या कह दोगे कि ज्वर इसको हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्वर के भेद के बारे में। ज्वर के भेद अगर हम बात करते हैं तो द्विविध भेद से दो प्रकार बताए गए हैं। ठीक है,
दृष्टि के भेद से 2 भेद हैं, ठीक है, और पंचविध भेद से 5 हैं, आश्रय के भेद से 7 हैं, कौन सी धातु में है उसके अकॉर्डिंग, और कारण भेद से हमारे पास 8 ज्वर के भेद हैं। तो ज्वर का भेद सबसे पहले बात करते हैं, 2 ही भेद से क्या है, या तो ज्वर का अधिष्ठान के बेसिस पे कह सकते हो कि शरीर है, या फिर क्या है मन, तो शारीरिक और मानसिक ज्वर हो सकता है। दृष्टि के बेसिस पे देखते हो तो या तो सौम्य हो सकता है, मतलब जो ठंडा है, और जो कैसा है, आग्नेय ज्वर है। 2 टाइप के ज्वर ये मिलेंगे। पंचविध में क्या मिलेगा, जिसको हम विषम ज्वर में 5 आते हैं, संतत ज्वर, सतत ज्वर, और कौन सा है, अन्यधिष्टक, इसके बाद कौन सा है, तृतीयक, और हमारे पास 5वां आएगा चतुर्थक ज्वर। तो 5 टाइप के ज्वर ये हो जाएंगे। आश्रय मतलब आश्रय कौन से, 7 धातु में जो है, तो सप्त धातुगत ज्वर में 7 ज्वर हमारे आश्रय के भेद से हैं। कारण भेद से कौन होगा, दोष के बेसिस पे बात करेंगे, वातज होगा, पित्तज होगा, कफज होगा, द्वंद्वज यानी कि वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज हो सकता है, और हमारा एक लास्ट होगा आगंतुज। तो ये हमारे पास कारण भेद से ज्वर रहेंगे। अब एक चीज और आती है, एक है प्राकृत ज्वर, एक है विकृत ज्वर। प्राकृत ज्वर मतलब क्या है कि देखो, मान लो तुम्हें पता है वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में क्या होता है, कफ कुपित होता है, ठीक है, वसंत ऋतु में कफ कुपित होगा। अब जब ये कफ कुपित होगा, यानी कि दोष का प्रकोप हो रहा है, तो ये ज्वर उत्पन्न करा सकता है। तो ये क्या है, प्राकृत अवस्था है कि वसंत ऋतु में कफ क्या होता है, प्रकोप होता है, ठीक है। तो ये अगर वसंत ऋतु में कफ प्रकोप हो रहा है या कफत ज्वर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृत ज्वर। या शरद ऋतु में पित्तज ज्वर है तो क्या कहेंगे, प्राकृत ज्वर। वर्षा ऋतु में वातज ज्वर है तो क्या कहेंगे, प्राकृत ज्वर का नाम देंगे। लेकिन विकृत ज्वर क्या है, मान लो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त प्रकोपित होता है। अगर पित्त प्रकोपित होता है और उसकी वजह से ज्वर उत्पन्न होता है, तो हम क्या कह सकते थे, विकृत ज्वर कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर शरद ऋतु में क्या हो रहा है, वातज ज्वर उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या है, इसकी प्रकृति के अगेंस्ट है, ये कहलाएगा हमारा विकृत ज्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वर के बेसिस हो गए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषम ज्वर के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विषम ज्वर क्या है, जिसका काल जो है वो क्या ना हो, एक एक क्या नहीं हो, कांस्टेंट ना हो, कभी आ रहा हो बुखार, कभी उतर जा रहा हो, इस तरह का जो ज्वर होगा, जिसका काल, उसका वेग, जिसकी प्रवृत्ति जो है वो क्या हो, विषम हो, उसको हम क्या कहेंगे, विषम ज्वर कहेंगे। विषम ज्वर में हमने जो 5 प्रकार पढ़े, वो 5 टाइप के पंचविध जो हमारा क्लासिफिकेशन है ज्वर का, वो इसी में आएगा। कौन कौन सा है, संतत ज्वर, सातत ज्वर, अन्यदिष्टक, तैरेतक और चतुर्थक ज्वर। संतत ज्वर में क्या है, देखो संतत ज्वर में क्या होगा, बेसिकली वो ज्वर या तो जो 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन में या तो ठीक हो जाए, ठीक है, या क्या कर दे, मृत्यु करा दे, वो ज्वर कहलाएगा हमारा संतत ज्वर। जैसे अगर वातज ज्वर है तो 7 दिन में है तो ठीक हो जाएगा, यह क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उस टाइप का हम कहेंगे, इसको वातज संतत ज्वर कहेंगे। इसी तरह अगर 10 दिन में या तो ठीक हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो पित्तज है, और 12 दिन में कफज या तो ठीक हो जाता है या रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस टाइप का हम क्या कहेंगे, संतत ज्वर कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यह है बेसिकली, अगर देखो यहाँ पे कंटिन्यूस टाइप का फीवर मिलेगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस फीवर है, या तो 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन। संतत ज्वर क्या है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, संतत ज्वर क्या है, जो दिन और रात में 2 बार है। मान लो ये एक पूरा दिन और रात है, ये तुम्हारा डे है और ये तुम्हारी नाइट है, तो क्या आएगा, दिन में भी आ रहा है ज्वर और रात में भी आ रहा है, तो अहोरात्र में 2 बार ज्वर का वेग आए, मतलब दिन और रात में 1-2 बार आए, वो कहलाएगा संतत ज्वर। इसमें क्या होगा, बेसिकली रक्त धातु का कुपित होता है। इसके बाद अन्य दृष्टक में अगर बात करते हैं, तो अन्य दृष्टक में क्या है, अहोरात्र में 1 बार, मतलब दिन और रात में, ये दिन और रात इसके बीच में कभी भी आ सकता है, 1 बार आएगा, तो वो कहलाएगा अन्य दृष्टक ज्वर। और अगर हम बात करते हैं तो एक इसके बाद है तृतीयक ज्वर। तृतीयक ज्वर क्या है, मान लो आज पहला दिन था, तो आज ज्वर आया, दूसरा दिन आया सेकंड डे ज्वर नहीं है, और तीसरा दिन क्या हुआ, ज्वर फिर से आ गया। तो मतलब क्या है, पहले दिन ज्वर था और तीसरे दिन ज्वर था, तो पहले दिन ज्वर है और तीसरे दिन ज्वर है, तो तीसरे से समझ में आएगा तृतीयक, मतलब जो पहले दिन आए और तीसरे दिन आए, तो यानी कि एक दिन पश्चात दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन ज्वर आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तृतीयक ज्वर कहते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे आश्रित होता है, अस्थिगत ज्वर होता है, ठीक है। इसमें भी 3 भेद कहे गए, वात पित्तज, कफ पित्तज और वात कफज। अगर शिरोग्राही है तो क्या कहेंगे, हमारा तृतीय कौन सा है, वात पित्तज है। अगर त्रिकग्राही है, त्रिक में पीड़ा हो रही है, तो कफज पित्तज कहेंगे, और पृष्ठ में है तो क्या कहेंगे हम, वात कफज तृतीयक ज्वर का नाम देंगे, संज्ञा देंगे, ठीक है। ये समझने में आया होगा, आई होप। इसके बाद है चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर क्या है, मतलब चौथे दिन, फर्स्ट डे आया, सेकेंड डे ज्वर नहीं आया, थर्ड डे ज्वर नहीं आया, फोर्थ डे जैसे ही आया, तो तुम्हें फर्स्ट और फोर्थ डे पे ज्वर आया, तो बीच में कितने दिन, 2 दिन छोड़कर जो ज्वर आता है, पहले और चौथे दिन जो ज्वर आता है उसको हम कहते हैं चतुर्थक ज्वर। तो प्रथम और चौथे दिन जो ज्वर देखने को मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, चतुर्थक ज्वर का
नाम देंगे, और इसका ये बेसिकली मज्जा धातु को आश्रित करके रहता है। तो विषम ज्वर में अगर हम बात करते हैं, दोष नहीं यहाँ पे, सॉरी, धातु का कौन सा संबंध रहेगा, ठीक है। तो जैसे संतत ज्वर है, तो संतत ज्वर का धातु कौन के साथ है, रक्त रस के साथ। सतत है, रक्त के साथ। अन्य दुष्टक है, मेद के साथ। तृतीयक है, अस्थि। और हमारा जो चतुर्थक है उसका संबंध बताया मज्जा के साथ, ठीक है। तो मांस धातु छोड़ के सीधा सीधा आपको सीक्वेंस में चलना है। रस, रक्त, मांस नहीं लेना है, मेद, अस्थि और मज्जा धातु तक हम पहुंचेंगे, और हमारा जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है संतत, सतत, अन्य दृष्टिक, तृतीयक और चतुर्थक, हमें ऐसे ही याद रखना है। अब धातुगत ज्वर मतलब क्या है, जो ज्वर कहाँ है, धातु के अंदर आश्रित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धातुगत ज्वर। और हमारे पास धातु कितने होते हैं, 7 धातु होती हैं, तो ये भी कितने प्रकार का होगा, ये भी हमारे पास 7 प्रकार का ज्वर रहेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रस धातुगत ज्वर। तो रस धातुगत मतलब क्या है, रस के अंदर ज्वर आश्रित है, या जो है वो जो ज्वर है उसने आश्रित किसको बनाया है, रक्त को बनाया है, तो रस को बनाया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रक्त रस धातुगत ज्वर का नाम देंगे। इसमें क्या मिलेगा, गुरुता, दीनता, मतलब उसका जो मुख है वो लटका हुआ मिलेगा। उद्वेग, शिथिलता, ढीलापन मिलेगा। वमन, अरुचि, बाह्यताप, अंगमर्द और जृंभा यानी कि जम्भाई वगैरह लक्षण देखने को मिलेंगे। रक्त धातुगत ज्वर में अगर बात करते हैं, तो रक्त का आश्रित क्या है, पित्त है कहीं ना कहीं, ठीक है। आश्रय कौन है, पित्त है ना। पित्त का आश्रय रक्त है, तो क्या है, क्या मिलेगा यहाँ पे, पिपासा, पिंड का, रक्त स्टीवन, दाह, ब्रह्म, मतलब पित्त के कहीं ना कहीं क्या है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, पित्त और रक्त का, तो वो सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। रस का किसके साथ है, बेसिकली कफ के साथ हम कोरिलेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो है कफज लक्षण याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, पित्तज के लक्षण देखने को मिलेंगे। मांस में गया है तो अंतरदाह। अब थोड़ा डीप जा चुका है तो क्या होगा, पेशेंट कहेगा कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि बुखार हो रहा है। तृष्णा, मोह, ग्लानि, श्रेष्ठ वितक्ता, मतलब मल क्या है, बहुत ज्यादा निकलेगा और दुर्गंधता यहाँ पे रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मेदु धातुगत। मेदु धातुगत में क्या है, स्वेद की बहुत ज्यादा आएगी, मेद धातु कुपित हुए तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, प्यास लगेगी, प्रलाप रहेगा, वमन, और अपनी ही गंध नहीं सहन कर पाएगा। जब मेदु धातु कुपित हो गए तो वो अपनी गंध को ही सहन करने के लिए कैपेबल नहीं होगा पेशेंट। अस्थिगत में अगर अस्थि में गया तो क्या रहेगा, अतिसार, वमन, हड्डियों में पीड़ा मिलेगी, विक्षेप गात्रनाम, मतलब क्या है, हाथ पैर इधर उधर पटकेगा, श्वास का रोगी हो जाएगा। ये जो पॉइंट है विक्षेप गात्रनाम, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस जो है हमारा धातुगत ज्वर का लक्षण है। मज्जा में अगर हुआ है तो क्या होगा, हिक्का, काश, श्वास और आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, मर्म स्थान में पीड़ा रहेगी। शुक्र धातुगत अगर ज्वर है तो शुक्र का क्षय हो जाएगा, और जब शुक्र का क्षय हो जाएगा तो शुक्र में क्या है कि आत्मा और प्राण, वायु, अग्नि और सोम एक साथ चलती हैं, तो इसीलिए जब वो शुक्र निकल जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शुक्र का स्राव होकर शुक्र का नाश हो जाता है, और आत्मा, प्राण, वायु, अग्नि और सोम के साथ चली जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा शुक्र धातुगत ज्वर के बारे में बताया गया। तो धातुगत ज्वर हमने यहाँ पे बात की। अब इसकी साध्यता की बात करते हैं, तो रस, रक्त, मेद और मांस जो है वो साध्य हैं। और अगर हम बात करते हैं अस्थि मज्जा कैसा है, कृत साध्य है। और अगर हमारा है शुक्र में है तो वो असाध्य बताया गया। द्वंद्व ज्वर के बारे में बात करते हैं। द्वंद्व मतलब क्या है, दो दोष का इन्वॉल्वमेंट है। द्वंद्व में वात पित्त, जैसे मान लीजिए वात कफ है और कफ पित्त है, तो द्वंद्व ज्वर में क्या पढ़ेंगे, जैसे वात पित्त के कारण हुआ तो क्या रहेगा, शिरोरुक, मतलब सिर में दर्द रहेगा, परवणा भेदु, पैर ऐसा लगेगा, हाथ और पैरों में वेदनवत पीड़ा रहेगी। क्या है, स्वप्न आशो, अति वाग विजृंभणा, बहुत ज्यादा मतलब बोलेगा सपने वगैरह में, तो ये वात पित्त के लक्षण रहेंगे। इसी तरह वात कफ के लक्षण रहेंगे, स्वेद परिवर्तनम, मतलब स्वेद का ना होना या अधिक होना, परमणा नाम चारुकम, मतलब क्या होगा, ये सॉरी, ये लक्षण जो है ना, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो लक्षण मिलेंगे, ये लक्षण तुम्हें यहाँ पे, ये हमारा वात और पित्त के कारण है, ठीक है। ये वात पित्त है, और ये हमारा यहाँ पे वात कफ के लक्षण है। ये बेसिकली मुझे लगता है कि पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक बार इसको बुक से करेक्शन कर लेंगे, लेकिन ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ पित्त। कफ के पित्त के कारण हो रहा है तो क्या रहेगा, कफ के पित्त के कारण है तो क्या आएगा, मृु दाह, मृु शीत, मतलब क्या होगा, कभी दाह होगी, कभी शांति हो जाएगी। स्वेद स्वेद स्तंभो मृु मृु, मतलब क्या होगा, स्वेद कभी रुक के आएगा, कभी नहीं रुक के आएगा, कभी मतलब होगा स्वेद आएगा, कभी नहीं आएगा। लिप्त तिक्त आस्यता, तो मतलब क्या रहेगा, तिक्त आस्यता मिलेगी मुख में। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, द्वंद्व ज्वर के लक्षण है, आप इसमें करेक्शन कर लेना। ये है हमारा
वात कफज है, ठीक है, ये वात कफज है, और ये हमारा वात पित्तज है, ठीक है, ये वात हमारा वात पित्तज ज्वर है, ठीक है। तो इसको करेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद है सन्निपातज ज्वर लक्षण। सन्निपातज ज्वर लक्षण में क्या मिलेगा? क्षणे दाह क्षणे शीत अस्थि संधि शिरोरुजा। तो क्या होगा? कभी दाह होगी, कभी शीत मतलब ठंडापन होगा, और अस्थि संधि में और शिर में रुजा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा? परिदग्ध खर स्पष्टता जीवा। तो जीवा में स्पष्टता कैसी रहेगी? खरता रहेगी, ठीक है। रक्त मिला हुआ क्या होगा? थूक आएगा। क्या रहेगा? प्रथम कंठ कुंजनम। ये सारे लक्षण यहाँ पर सन्निपात ज्वर में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट ये सन्निपात ज्वर, कफज, पित्तज, और अगर हो सकता है तो आप एज इट इज इनको याद कर सकते हो जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद साध्यता की बात करते हैं। विकृत दोष और मल मूत्र की प्रवृत्ति होने पर अगर अग्नि तीव्र है और लक्षण क्या है? अल्प है, तो कैसा रहेगा ज्वर? कृत साध्य रहेगा सन्निपात ज्वर, ठीक है। सन्निपात ज्वर के बारे में बात हो रही है। और अगर दोष का शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अग्निनाश हो चुकी है, और सभी लक्षण अगर उपस्थित हैं, तो क्या रहेगा? असाध्य ज्वर के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। ये हमारे ज्वर के भेद यहाँ पर हमने बात की। विषम ज्वर के बारे में पढ़ा, विषम ज्वर के बाद हमने द्वंद्व ज्वर के बारे में, और हमने सन्निपात ज्वर के बारे में पढ़ा। अब ज्वर की संप्राप्ति का श्लोक इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे अगर आप लोग लिख के आते हो तो इसके क्या होगा कि इससे इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा। तो संश्रेष्ठ सन्निपातिता, ये पूरा श्लोक आपको याद करना है। अगर याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है। नहीं याद होता तो एटलीस्ट संप्राप्ति तो हम याद कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा? जब आप निदान का सेवन करोगे, जब आपने निदान का सेवन किया तो दोष क्या हो जाएंगे? दोष कुपित हो जाएंगे। अब ये कुपित दोष क्या करते हैं? जाठर अग्नि के साथ इकट्ठा समूर्छन कराते हैं, और समूर्छन कराने के बाद अग्नि को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? दोष कुपित हुए, दोष कुपित होने के बाद क्या किया? जाठर अग्नि के साथ मिले और जाठर अग्नि को बाहर कर दिया। और जो हमारा रस व रक्त व स्रोतस हैं वो दोष कुपित हैं, तो वो भी क्या होगा? वहाँ पे अवरोध होगा। जब स्रोतस अवरोध हो चुके हैं, स्रोतसों में अवरोध हो चुका है, अग्नि बाहर आ चुकी है, तो अग्नि क्या करेगी? संपूर्ण शरीर में गवन करेगी और ज्वर की उत्पत्ति कराएगी। मतलब सिंपल क्या है कि ज्वर निदान सेवन क्या? दोष कुपित हुए, दोष कुपित करके क्या करते हैं? जाठर अग्नि को बाहर ले आते हैं, बाहर निकाल के पूरे शरीर में गमन कराएंगे, और गमन कराने के बाद क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पे भी वो जाएगा वहाँ वहाँ पे ताप का लक्षण, ताप मिलेगा, और उसी वजह से हम कहेंगे कि पेशेंट को क्या है? ज्वर की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें ज्वर के 3 स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला है आम ज्वर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड है पच्यमान ज्वर, और तीसरा है निराम ज्वर। आम ज्वर क्या है? बेसिकली अगर हम बात करते हैं 1 से 7 दिन तक होता है, वो कैसा होता है? हमारा आम ज्वर है। तो आम ज्वर मतलब क्या है कि जहाँ पे आम दोष की क्या है? प्रबलता मिलती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? आम ज्वर का नाम दे रहे हैं। अब आम ज्वर में अगर बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं आम ज्वर के बारे में। बेसिकली आम ज्वर क्या क्या है? आम ज्वर का क्या है? जिसमें आम दोष की प्रधानता है। तो आम ज्वर में क्या मिलेगा? बहुमूत्रता, ठीक है, भोजन में अरुचि और पाक ना होना, तंद्रा, आलस्य, शून्यता और भारीपन। मतलब क्या है? आम का रिलेशन किसके साथ है? कफ के साथ, है ना। आम का रिलेशन किसके साथ है? कफ के साथ। तो जो जितने भी तुम्हारे कफ के कुपित होने के लक्षण हैं, वो सारे लक्षण यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा पच्यमान ज्वर। पच्यमान ज्वर क्या है? मतलब अब जो है ज्वर कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है? आम का पाचन हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक रहेगा। इस श्लोक को भी आप याद कर सकते हैं। क्या है? ज्वर वेगो अधिक सृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रमा मल प्रवृत्ति उत्क्लेशा। तो क्या है? ज्वर का वेग अधिक होगा, तृष्णा रहेगी, प्रलाप रहेगा, श्वसन मतलब श्वास फूलेगा, भ्रम रहेगा, मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, ठीक है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निराम ज्वर क्या है? मतलब जो आम था अब आम दोष से मुक्त हो चुका है ज्वर। मतलब कह सकते हो कि जो रोगी है कहीं ना कहीं वो ज्वर मुक्त हो चुका है। तो कब होगा? 8 दिन बीत जाने के बाद। मैंने पहले बात ध्यान रखना, 1 से 8 दिन जो है वो ज्वर कैसा रहेगा? आम ज्वर रहेगा। 8 दिन बीत जाने के बाद वो कैसा हो जाता है? निराम हो जाता है, मतलब आम से युक्त हो जा आम से हट जाता है, ठीक है। निराम ज्वर में क्या रहेगा? शुद्ध शामता लघुत्वम चय। मतलब क्या होगा? भूख लगेगी उसको, शामता रहेगा, शरीर का हल्कापन रहेगा, ठीक है। गात्र नाम ज्वर मार्दवम। मतलब क्या होगा? जो शरीर है ज्वर मार्दव मतलब जो वेग है उसका कम हो जाएगा। तो ज्वर का वेग क्या हो जाएगा? शरीर में कम हो जाएगा। दोष प्रवृत्ति उत्ष्ठाओ, दोषों की गति होने और 8 दिन बीत जाने के बाद क्या हो जाता है? ज्वर कैसा हो जाता है? निराम हो जाता है। यहाँ पे ये बात की गई है। तो निराम ज्वर कब है? 8 दिन बीत जाने के बाद ज्वर कैसा हो जाता है? निराम हो जाता है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं अब हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा ट्रीटमेंट का पॉइंट। तो ट्रीटमेंट का पॉइंट यहाँ पे ज्वर में इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले नव ज्वर। नव ज्वर क्या है? जो अभी अभी ज्वर उत्पन्न हुआ है, 1 से 7 दिन जिस ज्वर को हुए हैं वो है नव ज्वर। नव ज्वर में क्या है?
नव ज्वर में क्या वर्जित है, मतलब नव ज्वर में तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, नव ज्वर में क्या मना किया गया है। नव ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुने क्रोध प्रभात व्यायाम कषायश्च विवर्जित है। मतलब क्या है, नव ज्वर जब हुआ है तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, दीवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्नान नहीं करना चाहिए, अभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रभात और व्यायाम ये सारे काम नहीं करने चाहिए, और कषाय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नव ज्वर में ये सारी चीजें अपथ्य बताई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक रहने वाला है। ज्वर में लंघन, तो सबसे पहले ज्वर में क्या कराना है, ज्वर की तरुण ज्वर, जो नव ज्वर है या तरुण ज्वर है उसकी चिकित्सा एक्चुअल में है क्या, जब ये नहीं करना तो हमें क्या करना है, हमें कराना है लंघन स्वेद कालो यवागो से तिक्त रसा पाचनान्य विपक्वानाम दोषानाम तरुण ज्वर है। तो हमें क्या करना है, लंघन कराना है, स्वेदन कराना है, कालो मतलब कुछ टाइम इंतजार करना है कि उसको जो है जो आम है, आम का पाचन हो जाए, निराम ज्वर हो जाए, उस तक का वेट करना है, यवागु का सेवन करना है, तिक्त रस का सेवन करना है। पाचन अन्य विपक्वनाम दोषानाम तरुण ज्वर, ये हमारे लिए बताया गया। तरुण ज्वर में अपक्व दोषों का पाचन हो जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम का वेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे लंघन स्वेदो कालो, हमें क्या देना है, लंघन देना है, स्वेदन करना है, काल मतलब दोषपाक काल तक वेट करना है, यवागु और तिक्त रस का प्रयोग करना चाहिए। पाचनान्य विपक्वनाम, तरुण ज्वर में अपक्व दोषों का पाचन हो जाता है, तो दोषानाम तरुण ज्वर है, ठीक है। तो ये हमारा तरुण ज्वर में बताया गया लंघन स्वेदन काल वगैरह, ठीक है। तो लंघन का महत्व क्या है, लंघन की इंपॉर्टेंस क्या है कि आमाशय में रहने वाले जितने भी साम दोष हैं वो स्रोतों को ढककर क्या करते हैं, ज्वर उत्पन्न करते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, लंघन कराना है, ताकि वो जो लंघन होगा तो क्या करेगा, आम का पाचन करा देगा। और कब तक कराना है, जब तक बल में विरोध ना हो, मतलब जो है रोगी है उसके बल को क्षीण ना करे तब तक हमें लंघन करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लंघन में अगर इसके बाद है इंपॉर्टेंट षडंग पानी। षडंग पानी क्या है, पिपासा अगर हो चुकी है, किसी को प्यास लग रही है, ज्वर में बहुत ज्यादा पिपासा है, बहुत ज्यादा तृष्णा है, तो उसको शांत करने के लिए क्या बताएगा, षडंग पानी बताएगा। मुस्तक किस किस से मिलकर बना है, मुस्तक तुरपट उशीर चंदन उदिच्य नागर, तो ये 6 द्रव्य इसमें मिलते हैं। श्रत शीत जलन ददात, ठंडे जल के साथ बताया गया है। पिपासा ज्वर शांत है, तो ये क्या करता है, पिपासा को शांत करता है, जो पिपासा में उत्पन्न ज्वर में उत्पन्न पिपासा है उसको शांत करता है। ज्वर में इसके बाद हमारे पास आता है ज्वर में वमन, तो वमन करा सकते हैं कि नहीं, तो ज्वर में वमन कब कराएंगे, अगर कफ प्रधान दोष होगा, आमाशय में आश्रित है दोष, उत्कृष्ट दोष हो चुके हैं, रोगी वमन योग्य है, तभी हम वमन कराएंगे। लेकिन कब कब हम वमन नहीं कराएंगे, तरुण ज्वर में नहीं कराएंगे, क्योंकि तरुण ज्वर में क्या है, आम अवस्था है, तो उस टाइम वमन को मना किया गया है, ठीक है। सबसे पहले तरुण ज्वर में क्या कहा गया, लंघन ही कराना है, लंघन ही बेस्ट है, आपको इतना याद रखना है। अगर करा दिया तो क्या होगा, हृदय रोग हो जाएंगे, श्वास रोग होगा, आना और मूर्छा हो सकती है अगर तुमने तरुण ज्वर में वमन करा दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं यवागु का प्रयोग बताया गया। लंघन और वमन के जब करा दो उसके बाद क्या करो, जब तक दोष मृदु ना हो तो 6 दिन तक यवागु पान कराना है। तो क्या करना है, 6 दिन के लिए यवागु पान कराया जब तुमने लंघन और वमन करा दिया। तो लंघन यवागु कब नहीं देना है, यवागु लाइट होता है थोड़ा, तो पित्तज और मदज विकार में नहीं देना है, यहाँ पे मना किया गया। ज्वर में कषाय पान, तो जब 6 दिन बीत जाएंगे, 7वां दिन जब लघु अन्न सेवन करा लो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कषाय का पान कराना है, ठीक है। आम अगर अवस्था है तो कौन सा देना है, पाचन कषाय देना है, मतलब जो क्या करे, आम का पाचन करे ऐसा कषाय देना है, ऐसा मेडिसिन देना है। निराम अगर है तो आम का पाचन हो चुका है तो क्या है, शमन कषाय वहां पे देना है। यूष और मांस रस का प्रयोग बताया, जब आप यवागु पान करा दो उसके पश्चात 10 दिन तक क्या करना है, जांगल मांस रस या यूष से बने लघु अन्न का सेवन कराना है। घृतपान क्या है, घृतपान कब कराना है, कफ के मंद हो जाने पर या वात पित्त प्रधान ज्वर अगर है तो उसके ज्वर पाक पश्चात 10 दिन के बाद, मतलब कब कराना है, घृतपान कब कराना है, 10 दिन बाद तुम्हें घृतपान कराना है। जब और किसमें कराना है, वात पित्त प्रधान है और अगर कफ मंद हो चुका है तब तुम्हें घृतपान कराना है। और आचार्य चरक ने घृतपान को विषज्जितम का नाम दिया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सभी प्रकार ज्वर में घृतपान 12 रात्रि में से कराना है, ठीक है। अब दूध का प्रयोग बताया गया, कौन सा दूध देना, धार उष्ण दूध देना है वात पित्त ज्वर में, और प्लस ज्वर कैसा होना चाहिए, निराम ज्वर होना चाहिए। आम ज्वर में दूध का प्रयोग नहीं बताया गया। विरेचन का प्रयोग बताया गया किसमें, जिसका मांस बल और अग्नि क्षीण नहीं हुए हो, ऐसे रोगी में आप विरेचन दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का मांस बल अग्नि क्षीण हो चुका है तो उसमें क्या बताया गया, निरूबस्ती दे सकते हो, किसे, गुड़ूची पटोल वगैरह की, ठीक है। और अगर निरूबस्ती से भी वहाँ पे शांत नहीं होता तो आप अनुवासन बस्ती भी दे सकते हो, किसकी, पटोल और चंदन आदि की अनुवासन बस्ती का वहाँ पे विधान बताया है। ज्वर में नशे के लिए बताया गया, अगर सिर में गुरुता है, सिर में शूल है, तो आचार्य चरक ने
ज्वर में नस्य के वहाँ पे विधान बताए, लेकिन और इसको एक स्पेशल टर्म दी है। ज्वर में अगर नस्य दे रहे हो तो उसको क्या कहें, मूर्ध विरेचन। तो यहाँ पे मूर्ध विरेचन क्या है, इसको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस किसके साथ देना है, अणु तेल से हमें नस्य कराना है। निराम ज्वर प्राप्ति काल, तो 7 धातुओं में परिविष्ट साम दोष 7 दिन में पच जाते हैं, इसीलिए प्राय 8वें दिन ज्वर आम रहित हो जाता है। तो मतलब 1 से 8 या 1 से 7 दिन तक क्या रहता है, ज्वर क्या रहता है, आमज रहता है, और उसके बाद मतलब 8वें दिन कहीं ना कहीं जाके वो क्या हो जाता है, निराम हो जाता है। तो 7 दिन में पच जाते हैं, इसलिए 8वें दिन ज्वर कैसा हो जाता है, आम रहित हो जाता है। तो 1 से 7 दिन कैसा है, नव ज्वर कह सकते हैं इसको हम, नव ज्वर भी यही होता है 1 से 7 दिन, और इसी को हम क्या कहते हैं, आम ज्वर कह सकते हैं। ठीक है, इतना टाइम लगता है, 7 दिन का लगता है एटलीस्ट टाइम। ठीक है, अब हम क्या, इसके बाद है सन्निपातक ज्वर की चिकित्सा के बारे में। जो सन्निपातक ज्वर है उसको कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या कहा है, वर्धनेन एक दोष से शपनेन उचितस्य व कफ स्थानानो पूर्वे। मतलब क्या कहा गया, वर्धनेन एक एक दोष से, मतलब एक एक दोष को बढ़ाना है, और छपनेन उचितस्य व, जो बढ़े हुए दोष है उनको घटाना है। तो यही तो करते हैं, जो घटे हुए दोष है उनको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो एक दोष को बढ़ाकर, और जो बढ़े हुए दोष है उनको घटाकर, और हमें कफ स्थान के अनुसार वहाँ पे चिकित्सा करनी है, कफ स्थानानु पूर्वया। ठीक है, उपद्रव ऑफ सन्निपातक ज्वर, अगर सन्निपातक ज्वर है तो उसके क्या उपद्रव हो सकते हैं, कर्णमूल में शोथ हो जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। अगर वहाँ पे सन्निपातक ज्वर है किसी को और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो उसके उपद्रव में क्या मिलेगा, कर्णमूल में शोथ मिलेगा, और कर्णमूल की शोथ हो गया तो और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कर्णमूल शोथ में आचार्य चरक ने चिकित्सा बताई कि रक्त मोक्षण करा सकते हो, सर्पी का पान, कफ और पित्तनाशक पड़दे दे सकते हो, नस्य और कवल का ग्रहण करा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा बात धातुगत ज्वर की चिकित्सा। तो जो मैंने धातुगत ज्वर की पढ़ा था उसमें चिकित्सा क्या है, अगर रस धातुगत है तो वमन और उपवास कराना है, रक्त धातुगत है तो परिषेक, पर्दे और संशमन औषधियां देनी है, मांस और मेद में है तो विरेचन और उपवास कराना है, अस्थि बच जाए तो निरु, अनुवासन और बस्ती का प्रयोग, अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रगत है तो ये तो हमारा असाध्य होता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर बेसिकली क्या है, वो ज्वर जो किसी किसी के हो बाह्य कारण की वजह से उत्पन्न हो। और अगर हम बेसिकली बात करते हैं आगंतुक रोग क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या हो, लक्षण मिलता है, बाद में क्या होता है, दोष कुपित होते हैं, वो हमारे क्या कहते थे, आगंतुक रोग कहते हैं। और इसी में बेसिकली आगंतुक ज्वर की बात करते हैं तो किसी बाह्य कारण, जैसे अभिघात की वजह से, अभिचार की वजह से, अभिषणंग, ये हमारे 4 टाइप के हम आगंतुक ज्वर को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है अभिघात। अभिघात ज्वर में क्या है, आघात के कारण, किसी बाह्य कारण से कोई शस्त्र वगैरह लग गया, कोई चीज़ लग गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उत्पन्न ज्वर है उसको हम कहेंगे अभिघात ज्वर। और इसमें वात और रक्त धातु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। इसमें क्या मिलेगा, पीड़ा, शोथ, विवरणता और स्वेदना, ये स्वेदना और ज्वर यहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं। अभिशंग, अभिशंग में क्या है, जो काम की, क्रोध की, मोह की, शोक की वजह से उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिशंग ज्वर कहते हैं। और बेसिकली इसमें वात और पित्त दोष का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभिचार मतलब क्या है कि कोई मंत्र वगैरह गलत उच्चारण हुआ, अभिचार का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो ट्रीटमेंट के उपद्रव की फॉर्म में जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं अभिचार। जैसे वैदिक या तांत्रिक मंत्र का गलत उच्चारण कर लिया तो उसकी वजह से उत्पन्न है, तो कहेंगे अभिचार ज्वर। अभिशाप ज्वर की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण, गुरु वगैरह ने किसी ने श्राप दे दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिशाप ज्वर का नाम देंगे, और बेसिकली त्रिदोषज होता है। अब इनकी चिकित्सा कैसे करनी है, अभिशाप या अभिचार या हमारा जो है भूत अभिषज है तो उसमें क्या करना है, सर्व देव्य पाश्चर्य चिकित्सा करनी है। अभिघात है तो सर्पी पान कराना है, रक्तमोषण कराना है। क्रोध ज्वर है तो काम का उत्पन्न कराना है। अगर कामज ज्वर है तो क्या कराना है, क्रोध की उत्पत्ति करानी है। और क्रोध है तो काम को अगर वहाँ पे काम वासना उत्पन्न कराओगे तो ज्वर का नाश हो जाएगा। भय और शोक वगैरह से उत्पन्न है तो काम या क्रोध से हम उस ज्वर को नाश करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पुनरावर्तक ज्वर। पुनरावर्तक ज्वर में अगर बात करते हैं तो पुनरावर्तक क्या है कि मान लो किसी को अभी ज्वर ठीक हुआ था और मतलब पूरी तरह उसमें बल प्राप्त नहीं हुआ रोगी में, और उसने क्या किया, मिथ्या आहार विहार सेवन करना शुरू कर दिया फिर से, तो उसमें क्या होगा, दोष दोबारा कोपित हो जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, ज्वर की उत्पत्ति कराएंगे। मतलब पुनः ज्वर उत्पन्न होना, कि पूरी तरह से अभी बल आया नहीं था, पूरी तरह से रोगी ठीक नहीं हुआ, तो उसने मिथ्या आहार विहार करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से जो ज्वर उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे पुनरावर्तक ज्वर। तो ज्वर के छूट जाने पर जब तक शरीर में पूर्ण बल नहीं आ जाता, यदि रोगी दोबारा से मिथ्या आहार विहार सेवन करता है तब ज्वर वेग पुनः आ जाता है, इसी को हम कहते हैं पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या बताया, मृदु संशोधन बताया गया, भोजन में हल्का यूज बताया गया, जांगम, पशु पक्षियों का मांस, अभ्यंग, उबटन, स्नान वगैरह बताया गया है। और हाँ, इस पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 1111, 4 बार आप 1 टाइप करेंगे तो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट योग है, पुनरावर्तक ज्वर का नाशक क्वात बताया गया, किरात तिक्ता आदि क्वात। ठीक है। अब इससे पहले एक चीज़ हमारी विषम ज्वर में 5 कषाय रह गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो हमारी विषम ज्वर की चिकित्सा में 5 क्वात बताए गए। पहला संतत ज्वर में क्या बताया गया, कलिंग आदि क्वात का यूज़ बताया गया। सतत ज्वर में पटोल आदि क्वात का यूज़ बताया गया है। अन्य दुष्टक में हमारा निम्ब आदि क्वात का यूज़ बताया गया। तृतीयक में किरात तिक्ता आदि क्वात, और चतुर्थक ज्वर में गुडुच आदि क्वात का यूज़ करने के लिए बताया गया। तो ये यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है पूरा, और जिसमें जितना भी हमें ज्वर में पढ़ना था वो सारे लेक्चर्स के सारे पॉइंट्स बुक के हम लोग कवर कर चुके हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो हमने यहाँ पे छोड़ा हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा।